हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में कि जीसीएस क्या होता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कब इसे फाइंड आउट किया था, किन्हों ने इसे फाइंड आउट किया था, देन इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं ना, कि मतलब कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, क्या इसके पर्पज़ होते हैं, देन कौन कौन से एलिमेंट्स हम इसमें कवर करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क रहता है, विथ इमेजेस एंड एग्जाम्पल्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो जीसीएस क्या होता है। जीसीएस या इसकी जो फुल फॉर्म है ग्लासगो कोमा स्केल इज ए क्विक प्रैक्टिकल एंड स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर मेजर द कॉन्शियस लेवल ऑफ पर्सन और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। क्या होता है, ग्लासगो कोमा एक स्केल है जो क्विक तरीके से प्रैक्टिकल बेसिस पे स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है लेवल ऑफ कॉन्शियस को असेस करने का या लेवल ऑफ कॉन्शियस को मेजर करने का, या हम बात करें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने का एक स्कोर होता है, एक स्केल होती है जिसमें स्कोरिंग दी जाती है ना। न्यूमेरिकल डाटा अभी हम देखेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा न्यूमेरिकल डाटा किस एलिमेंट्स को दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल डाटा के आधार पे हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियस असेस करने का स्पेसिफिक स्केल होता है जो मेनली इंटेंसिव केयर यूनिट में यूज किया जाता है, उसे हम ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप्ड बाय ब्रायन जेनेट एंड ग्राहम टिसडेले एंड पब्लिश्ड इन 1974 है ना। जो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको फाइंड आउट किया था। कौन कौन से हैं? ब्रायन जेनेट एंड ग्राहम टिसडेले। और कब फाइंड आउट किया था, या हम बात करें कि इसको कब पब्लिश किया था, तो 1974 में ना। बेसिक्स की चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखना ना, समटाइम एग्जाम्स में बेसिक्स से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको याद रखना। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि क्या इसका पर्पज़ होता। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन से मैं आइडिया हो ही गया है कि इसका क्या पर्पज़ होता है, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। जीसीएस इज मेजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म आई मूवमेंट्स, स्पीक और मूव द पर्सन बॉडी। देर मतलब कि किसी पर्सन के है ना, जिसका हम लेवल ऑफ कॉन्शियस असेस करें, उस पर्सन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका इंडिकेशन मेनली क्या होगा, पर्पज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए। अब कैसे देखेंगे, उसके आई मूवमेंट की एबिलिटी के आधार पे है ना, आई मूवमेंट की एबिलिटी के आधार पे, उसके मोटर रेस्पॉन्स के आधार पे कि बॉडी मोटर रेस्पॉन्स किस प्रकार से कर रही है ना, उसके वर्बल रेस्पॉन्स से कि वो किस तरीके से बात कर रहा है ना। अभी हम डिफरेंट टाइप के इसके एलिमेंट्स देखेंगे, डिफरेंट तरीके के जो स्कोरिंग दी जाती है वो कंपोनेंट इसके हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपको याद रखना है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किस बेस पे चेक किया जाता है, तो आई मूवमेंट के आधार पे, मोटर रेस्पॉन्स के आधार पे और वर्बल रेस्पॉन्स के आधार पे। 3 एलिमेंट इसमें मेनली यूज किए जाते हैं, वो जस्ट अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इंडिकेशन या इसका जो पर्पज है वो मेनली आपको याद रखना है, जीसीएस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे सामने इसके एलिमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम जीसीएस स्केल में यूज करते हैं। तो 3 एलिमेंट हम मेनली जीसीएस स्केल में यूज करते हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से है? आई मतलब आई का रेस्पॉन्स है ना, आई ओपनिंग का रेस्पॉन्स स्पेशली आपको याद रखना है कि पर्सन आई ओपनिंग किस प्रकार से कर रहा है ना, स्पॉन्टेनियसली कर रहा है या उसको बोलने पे कर रहा है, पेन देने पे कर रहा है, या आई ओपन कर ही नहीं रहा है ना। तो किस प्रकार से वो आई ओपन कर रहा है उस आधार पे उसको स्कोरिंग दी जाती है। तो पहला कंपोनेंट कौन सा होता है हमारा? आई रेस्पॉन्सेस है ना। E4 यहाँ पे एक एब्रीविएशन है, क्योंकि जो आई वाला रेस्पॉन्स होता है उसको टोटल 4 पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे कि हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो अच्छे से रेस्पॉन्ड आता है, मतलब कि स्पॉन्टेनियसली वो आई ओपन कर लेता है, तो उसको मैक्सिमम स्कोर मींस 4 दिया जाता है। वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट एब्रीविएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन सेकेंड है हमारा वर्बल है ना। सेकेंड एलिमेंट कौन सा? वर्बल रेस्पॉन्स, कि पर्सन किस प्रकार बात कर रहा है ना, कि वो अप्रोप्रिएट तरीके से रेस्पॉन्ड कर पा रहा है ना, मतलब जो भी इंटरेक्शन कर रहा है उसमें वो इंक्लूड हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से वो रेस्पॉन्ड कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से वो सेंटेंस बना पा रहा है, या प्रॉपर तरीके से वो साउंड निकाल पा रहा है ना, या एब्रीविएशन जो बनाना है वो बन नहीं रहा। तो डिफरेंट टाइप के वर्बल रेस्पॉन्सेस है वो देखेंगे। तो सेकेंड कंपोनेंट हमारा कौन सा होता है? वर्बल, जिसमें टोटल हम 5 कंपोनेंट या हम बात करेंगे टोटल 5 स्कोरिंग मैक्सिमम वो हम यहाँ पे यूज करते देखेंगे भी आगे। और थर्ड एलिमेंट होता है हमारा थर्ड वन मोटर है ना। मोटर रेस्पॉन्स के आधार पे कि हमारी बॉडी का जो मोटर एक्टिविटी है वो किस प्रकार से हो रही है ना। अगर हम पर्सन को बोलेंगे कि हैंड का मूवमेंट करो, तो हैंड का मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली कर रहा है, या हमारी कमांड के अकॉर्डिंग कर रहा है ना, या उसको पेन का स्टिमुलाई देने पे कर रहा है, या कर नहीं पा रहा, फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप के मोटर रेस्पॉन्स करता है। तो वो भी हम देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम 6 स्कोरिंग दी जाती है। तो मेन एलिमेंट्स आपको याद रखना, आई रेस्पॉन्स,
वर्बल रेस्पॉन्स और बॉडी का मोटर रेस्पॉन्स, 3 एलिमेंट्स जीसीएस में कवर किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके स्कोरिंग के बारे में ना। स्कोरिंग के बाद कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना होता है, देन मिनिमम कितना होता है। मैक्सिमम है तो क्या मीन्स है ना, और लोवेस्ट साइड है तो उसका क्या मीन्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हाईएस्ट जीसीएस स्कोर इज 15 एंड लोवेस्ट इज 3। द हाईएस्ट स्कोर इंडिकेट फुली अलर्ट पर्सन, है ना। इसका जो हाईएस्ट स्कोर रहता है जीसीएस का वो रहता है हमारा 15 और लोवेस्ट स्कोर होता है वो रहता है हमारा 3। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद रखना है कि 15 to 3 के बीच में इसकी स्कोरिंग रहती है। मिनिमम स्कोर इसका 3, हाईएस्ट स्कोर इसका 15 होता है। क्लियर है। नाउ अब 15 क्या इंडिकेट करता है, तो हाईएस्ट स्कोर क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन फुली अलर्ट है। दैट मीन्स कि जिस पर्सन का स्कोर 15 आ रहा है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस है, मतलब उसमें कॉन्शियस लेवल प्रेजेंट है। और जिस पर्सन का लोवेस्ट, या हम बात करें 3 स्कोरिंग आ रहा तो वो पूरी तरीके से डैम्प्ड है, मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट हो रखा, लेवल ऑफ कॉन्शियस उसका इंटैक्ट नहीं है। तो हाईएस्ट स्कोरिंग के साथ आपको याद रखना है कि जैसे जैसे स्कोरिंग बढ़ता है वैसे वैसे पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और जैसे जैसे स्कोरिंग घटता है वैसे वैसे पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस घटता है। ये चीज़ आपको याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। हाईएस्ट स्कोरिंग ऑलवेज इंडिकेट टू अलर्ट पर्सन, ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्कोर इज सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू ईच ऑफ 3 एलिमेंट्स, है ना, आई, वर्बल एंड मोटर एज E4, V5 एंड M6। क्या बोल रहा है कि जो स्कोर का टोटल है, जैसे अगर मैक्सिमम स्कोर की बात करें, फुल्ली अलर्ट पर्सन के स्कोर की 15 होता, तो 15 में अलग अलग जो हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, तो उन्हीं एलिमेंट्स को सम किया जाता, मतलब ऐड किया जाता और ऐड करके स्कोरिंग बनाई जाती है। तो जो आई का स्कोर होता है मैक्सिमम वो 4 होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और वर्बल का मैक्सिमम स्कोर 5 होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और मोटर रेस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 6 होता है। तो अगर तीनों को हम ऐड करें 4 + 5 9, 9 + 6 कितना होता है 15, तो मैक्सिमम स्कोर हमारा कितना बनता है 15, जो कि तीनों का सम करने पर हमें डाटा प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, मैक्सिमम स्कोरिंग याद रखना, मिनिमम स्कोरिंग याद रखना, पर्टिकुलर आई को कितना दिया जाता है, पर्टिकुलर वर्बल रिस्पॉन्सेज को कितना स्कोर दिया हुआ, और पर्टिकुलर मोटर रिस्पॉन्स को कितना स्कोर हमारे जीसीएस, या हम बात करें कि 15 में से देर का। ये चीज़ आपको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा है ना। यहाँ पे 15 है तो ऐसा नहीं है कि तीनों कंपोनेंट को हम 5 में डिवाइड कर देंगे, इक्वल नहीं है। आई को 4 है, वर्बल को 5 है, एंड मोटर को 6 स्कोरिंग देर की। ये चीज़ आपको याद रखना, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली यही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एक नोट देर का स्पेसिफिक नोट क्या है कि व्हेन स्पेसिफिक असेसमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड दे मस्ट बी रिपोर्टेड एज नॉट टेस्टेबल or untestable, such as in case of intubated, under sedation and paralyzed patient, लैंग्वेज बैरियर, है ना, डीफनेस, ट्रोमा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस है ना, जिसमें हम जीसीएस स्कोर नहीं कर पाते, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि इंटुबेटेड पेशेंट है, इंटुबेटेड पेशेंट है तो वो वर्बल रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा ना। अगर सेडेशन में तो पेशेंट बिल्कुल वर्बल, या हम बात करें आई रेस्पॉन्ड, मोटर रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना। या पर्सन पैरालाइज्ड है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो हो सकता है कि उसका मोटर न्यूरॉन्स का पैरालिसिस हो रखा, तो वो मोटर रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं है। तो स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे, तो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जहाँ पे जीसीएस प्रॉपर तरीके से असेस नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अनटेस्टेबल। अनटेस्टेबल की शॉर्ट एब्रीविएशन एनटीएम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं नॉट टेस्टेबल के लिए एनटी, और अनटेस्टेबल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यू। तो ये चीज़ आपको याद रखना ना, बेसिक सी चीज़ है, वो चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक पर्सन है जिसका मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस होगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस हो, लेकिन उसमें आई रेस्पॉन्स और वर्बल रेस्पॉन्स प्रेजेंट है। तो आई रेस्पॉन्स प्रेजेंट है तो उसकी जगह हम ई, और जितना भी स्कोर होगा अच्छे से रेस्पॉन्स प्रेजेंट है तो हम E4 वहाँ पे लिखेंगे, है ना, अच्छे से, मतलब ऑटोमेटिक आई ओपन कर रहा है, ई वहाँ पे लिखेंगे। वर्बल भी है कि वो अच्छे से बात कर पा रहा है, ओनली उसका लोअर साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो पैरालिसिस हो रही है, तो वर्बल अच्छे से है, तो वर्बल भी अच्छे से बात कर पा रहा है, तो उसको 5 स्कोरिंग देंगे मैक्सिमम। लेकिन जो मोटर रेस्पॉन्स है और मोटर भी उसको लोअर साइड बॉडी का रेस्पॉन्ड है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अनटेस्टेबल, MU, या हम MT वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये स्पेसिफिक चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पे मोटर रेस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से असेस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ पैरालाइज्ड पर्सन,
है ना। तो वहाँ पे यू और एंटी नॉट टेस्टेबल या अनटेस्टेबल टर्म वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे स्कोर की तरफ, ठीक है, कि स्कोर को किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट स्कोरिंग कब दिया जाता है, किस किस कंपोनेंट को हम देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हमारे आई रिस्पॉन्सेज को हम टोटल 4 देते हैं ना, 4, देन लोअर साइड जाएगा तो उसको 3, देन लोअर साइड जाएगा तो 2, और देन लोअर साइड जाएगा तो 1। यहाँ पे 0 मिनिमम स्कोर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, मिनिमम स्कोर यहाँ पे 3 है ना। इसका मिनिमम स्कोर, इसका मिनिमम स्कोर और हमारे जो मोटर रिस्पॉन्स है इसका मिनिमम स्कोर, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 बनेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और अपर वालों को ऐड करेंगे 4, 5, 6 को तो 15 बनेगा। इसलिए इसका स्कोरिंग रेंज होता है वो 15 टू हमारा 3 के बीच में होता है, 15 टू 0 नहीं होता, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। देख लेते हैं कि किसको कितना स्कोरिंग दिया जाता है। तो जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है ना, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन ओपन करता है तो उसको हम कितना देंगे 4 स्कोर, मतलब मैक्सिमम लेवल पे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, आई रिस्पॉन्स प्रेजेंट है ना, इससे तो ये इंडिकेट हो रहा। 3 स्कोर हम किसको देंगे कि ओपन्स टू वर्बल कमांड, सॉरी, कि पर्सन है वो आई ओपन कर रहा वर्बल कमांड पे, हम बोलेंगे तब वो आई ओपन कर रहा, अदरवाइज वो मतलब कंटिन्यू स्लीपिंग कंडीशन में है तो उस पर्सन का स्कोर डाउन हो जाएगा, उसको 3 देंगे। देन सेकंड स्कोरिंग किसको देंगे, मतलब 2 स्कोर किसको देंगे, जब पर्सन पेन करने पर आई ओपन कर रहा। नॉर्मली हम बात करें तो वो आई ओपन नहीं कर रहा, लेकिन जब उसको पेन दिया जा रहा है ना, पेन का कोई भी स्टिमुलस किया जा रहा है उसको, तो वो आई ओपन कर रहा है, तो उस केस में हम कितने स्कोर देंगे उसको 2, क्लियर है। और पर्सन पेन पे भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, कितने आप उसको पेन दे दो, किसी प्रकार के स्टिमुलाई दे दो, वो आई ओपन ही नहीं कर रहा, तो नन, और उसको कितने स्कोर दिया जाता है 1, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना, 1 स्कोर दिया जाता है, कुछ नहीं आ रहा तो भी, इसलिए मिनिमम स्कोर 3 है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। नेक्स्ट हमारे सामने वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स की पर्सन वर्बली बात कर रहा है आपसे, है ना, तो देखो मैक्सिमम किसे देंगे कि पर्सन पूरी तरह ओरिएंटेड है, मतलब आपकी जो कन्वर्जेशन है उसमें वो इंटरेक्ट कर रहा है ना, मतलब आप जो बातचीत कर रहे हैं उसमें वो शामिल हो रहा है, अच्छे से आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ठीक है, ओरिएंटेड है, मतलब उसको 5 नंबर देंगे, 5 स्कोर देंगे, मैक्सिमम स्कोर देंगे। फिर पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है, आप पूछना कुछ और चाह रहे वो बता कुछ और रहा है ना, जैसे आप टाइम प्लेस पर्सन के प्रति पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, कौन है, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा, मतलब बता पा रहा, समझ रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है ना, एक स्पेसिफिक वर्ड याद रखना, कंफ्यूज हो रहा, तो उसे हम कितना देंगे 4 स्कोरिंग, क्लियर है। नेक्स्ट है कि एक पर्सन है जो वर्बल रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन इनअप्रोप्रिएट तरीके से कर रहा है, मतलब इनअप्रोप्रिएट की हमें समझ नहीं आ रहा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। एक तो कन्फ्यूजन, देखो कन्फ्यूजन और इनअप्रोप्रिएट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। देखो कन्फ्यूजन मतलब कि वो बोल रहा है, शब्द भी अच्छे बोल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा वर्ड कब बोलना। लेकिन इनअप्रोप्रिएट में तो वो जो साउंड निकाल रहा है वही हमें समझ नहीं आ रही, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो वो वर्ड निकाल रहा है वही इनअप्रोप्रिएट वर्ड है ना। यहाँ पे एक वर्ड आपको ऐड कर देना है कि जो उसके वर्ड्स आ रहे हैं वही प्रॉपर नहीं है, तो उसको हम कितना स्कोर देंगे 3। ये चीज़ आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पहले तो इनअप्रोप्रिएट साउंड निकाला है कि लिटिल बिट हमें समझ में आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है, थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा है, वर्ड हम पकड़ पा रहे हैं लिटिल बिट, पर प्रॉपर वर्डिंग नहीं बना पा रहा, मतलब वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा, ये तो 3 नंबर में हो गया। लेकिन अब है कि वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है ना, मतलब जैसे कि मतलब इससे आप क्या समझे, कुछ नहीं समझ पा रहे ना, तो उस प्रकार से इनकॉम्प्रिहेंसिबल होएगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे, मतलब आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो उसे हम कितना स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट है कि कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करा है ना, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करा तो उसको 1 देंगे, मिनिमम स्कोर 1 है जैसे कि हमारा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है ना, बार बार मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इनअप्रोप्रिएट वर्ड है ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड है ना, इनके साथ एक एक वर्ड आपको याद रखना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, ठीक है। साउंड की बात करें तो जैसे कि मोर्निंग साउंड करता रहेगा पेशेंट, है ना, तो वो साउंड कर रहा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड निकाल रहा, कन्फ्यूजिंग सेंटेंस दे रहा है ना, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे सामने मोटर रेस्पॉन्स। तो मोटर रेस्पॉन्स में पर्सन क्या करे कि आपकी जो भी डिमांड है, आपकी जो भी कमांड है वो प्रॉपर तरीके से ओबे कर रहा है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि पर्सन पूरी तरीके से कॉन्शियस लेवल में है, या उसका जो कॉन्शियस लेवल है पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो उसको मैक्सिमम स्कोर देंगे हम 6। नेक्स्ट है परपेचुअल मूवमेंट ऑफ ऑन पेन। मूवमेंट्स कर रहा है लेकिन पेन पे कर रहा है ना। पर्पसफुल मूवमेंट ऑन डिमांड होता है या ऑन कमांड होता है तो फिर 6 होगा, लेकिन पर्पसफुल मूवमेंट ऑन पेन, मतलब जब उसको पेन दिया जा रहा है, पर्पसफुल मूवमेंट टू पेन, पेन दिया जा रहा है तब वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम कितना स्कोर देंगे 5, मतलब मूवमेंट कर रहा है लेकिन पेन पे कर रहा है, इसलिए स्कोर थोड़ा डाउन हो गया।
नेक्स्ट है 4 विड्रॉ फ्रॉम पेन, उसको पेन दिया जा रहा है तो उस पेन से वो विड्रॉ कर रहा है अपने आप को, तो उसको कितना स्कोरिंग देंगे हम 4, मतलब पेन से बचाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना। तो विड्रॉ फ्रॉम पेन है ना, तो वो को कितना स्कोर देंगे 4। नेक्स्ट है 3 स्कोर कैसे देंगे कि बॉडी को अबनॉर्मल तरीके से फ्लेक्शन कर रहा है ना, और जिसे एक टर्म दिया जाता है स्पेसिफिक डीकोर्टिकेटेड पोस्चरिंग। डीकोर्टिकेटेड पोस्चरिंग अभी जस्ट हम इमेज डिस्कस करेंगे एक, तो उस इमेज के अंदर जैसे कि मैं आपको इमेज बता देता हूँ, ये वाला इमेज है ना जो डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग वाला इमेज है, देखो तो एक अबनॉर्मल तरीके से बॉडी को क्या कर रहा है, वो फ्लेक्स कर रहा है, ये देखो अबनॉर्मल तरीके से बॉडी को फ्लेक्स कर रहा है पर्सन, तो उसे हम क्या बोलेंगे डीकोर्टिकेट, क्लियर है। और उसका जस्ट अपोजिट है कि अबनॉर्मल तरीके से बॉडी को एक्सटेंड कर रहा है ना, जैसे ये अबनॉर्मल तरीके से एक्सटेंड कर रहा है, ये अबनॉर्मल तरीके से एक्सटेंड कर रहा है, डीसेरेब्रेट डीकोर्टिकेट है ना, तो उसे हम कितने नंबर देंगे 2। तो फ्लेक्शन कर रहा है अबनॉर्मल तरीके से, या अबनॉर्मल तरीके से डीकोर्टिकेट कर रहा है पोस्चरिंग, तो उसे हम 3 स्कोरिंग देंगे। वहीं एक्सटेंशन कर रहा है बॉडी को अबनॉर्मल तरीके से, जिसे स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग, तो उससे हम कितना स्कोर देंगे 2, मतलब स्कोरिंग डाउन होती जा रही। फ्लेक्शन करा दैट मीन्स कि लिटिल बिट बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, लेकिन एक्सटेंशन करा तो धीरे धीरे और सीवियर लेवल का उसको अनकॉन्शियसनेस होता जा रहा है, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका डाउन होता जा रहा है, तो उसे हम क्या टर्म दे रहे हैं डीसेरेब्रेट। तो डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग और डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, पहले पर्सन फ्लेक्शन करता है उसके बाद में एक्सटेंशन करता है ना, तो फ्लेक्शन को 3 स्कोरिंग देंगे और एक्सटेंशन को 2 स्कोरिंग देंगे, और नन की कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा तो उसको 1 देना ही है, इसलिए 1 + 1 + 3 बन जाता है मिनिमम स्कोर, और मैक्सिमम स्कोर हमारा कितना बनता है 15, क्लियर है। एक और डायग्राम के थ्रू जिससे हम समझ लेते हैं, एक और डायग्राम है, ये डायरेक्ट ICU से लिया हुआ डायग्राम है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो आई रेस्पॉन्स, वॉइस मतलब हमारा वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स, तीनों चीज़ें लिखी हुई। वहाँ पे अपर टू डाउन था, यहाँ पे डाउन टू अपर है, मतलब कि 1 to 4 1 to 5 1 to 6 इस तरफ चलेंगे हम। तो देखो एक स्कोरिंग हम किसे देंगे जब पर्सन आई ओपन कर ही नहीं रहा, 2 स्कोरिंग कब देंगे जब पेनफुल स्टिमुलाई पे पर्सन आई ओपन कर रहा है, 3 स्कोरिंग कब देंगे जब पर्सन हमारी वॉइस पे मतलब हम कुछ बोल रहे हैं और हमारे बात करने पर पर्सन आई ओपन करा तो उसे 3 स्कोरिंग देंगे, और स्पॉन्टेनियस ही आई ओपन करा तो उसको 4 स्कोरिंग देंगे, मतलब मैक्सिमम हम हो गया है ना, ये मैक्सिमम स्कोरिंग हो गया हमारा और ये मिनिमम हो गया, क्लियर है। उसी प्रकार से हमारा वर्बल वाला वॉइस वाला हो गया कि कोई स्पीच नहीं निकाल रहा, मतलब नन वाला हो गया, तो उसे हम क्या देंगे 1। इनकोहेरेंट स्पीच, इनकोहेरेंट मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड निकाल रहा कि साउंड में समझ नहीं निकाल रहा, मुनिंग टाइप कर रहा है ना, तो उससे हम कितना देंगे 2, ठीक है। वही हमारा इनअप्रोप्रिएट साउंड निकालना पर्सन कि सॉरी इनअप्रोप्रिएट वर्ड, साउंड वाला तो इसमें आएगा ना इनअप्रोप्रिएट स्पीच 2 स्कोरिंग में, इनअप्रोप्रिएट वर्ड वाला है वो हमारा 3 स्कोरिंग में आएगा। पर्सन कन्फ्यूज्ड है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो कन्फ्यूज्ड है, सेंटेंस नहीं बना पा रहा, सब बोल नहीं पा रहा, तो उसे हम कितना स्कोरिंग देंगे 4। और पर्सन ओरिएंटेड है, जो भी हम बात करें उसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है अच्छे से, तो उसको हम कितना स्कोरिंग देंगे 5। तो जैसे जैसे कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कोर हमारा बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये चीज़ आपको याद रखना। वही नेक्स्ट मोटर हमारा कि कोई मूवमेंट नहीं करा, नन टाइप का, तो नन टाइप है तो उसको 1 स्कोरिंग देंगे, लोवेस्ट स्कोरिंग। सेकंड किसको देंगे एक्सटेंशन, जहाँ पे डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग बनती है हमारी, तो इसको 2 स्कोरिंग देंगे। वहीं फ्लेक्शन है, डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग बन रही है तो उसको 3 स्कोरिंग देंगे, है ना। जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कोरिंग बढ़ रही है। 4 हमारा विड्रॉ फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई, है ना, कोई पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो उससे वो विड्रॉ करा अपने आप को, तो उसे हम कितना देंगे 4 स्कोरिंग। लोकलाइज टू पेनफुल स्टिमुलाई, है ना, पेनफुल स्टिमुलाई के प्रति वो पर्पजफुल मूवमेंट कर रहा है कि हम उसको पेन दे रहे हैं, बोले इस तरह मूवमेंट करो तो उस तरह मूवमेंट कर रहा है, मतलब पर्पजफुल मूवमेंट या लोकलाइज्ड मूवमेंट वो कर रहा है पर्सन, तो उसको हम कितना देंगे 5। और ओबेज कमांड, जो हम चाह रहे हैं उस प्रकार का वो मूवमेंट कर रहा है विदाउट एनी स्टिमुलस, इवन पेनफुल स्टिमुलस, तो उसको हम कितना देंगे 6। तो मैक्सिमम स्कोर इसका 6 होगा, इसका मैक्सिमम स्कोरिंग 5 होगा और आई का मैक्सिमम स्कोरिंग 4 होगा। तो क्लियर है ये कंसेप्ट, बिल्कुल क्लियर रखना है, चीज़ें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो इमेजेस है जैसे कि हमने देख ली वो एक बार वापस देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट इमेज है वो डीकोर्टिकेट की है ना, डीकोर्टिकेट में कैसी पोस्चर होती है ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो पर्सन होता है वो इस प्रकार से रहता है ना, जो उसका एल्बो वाला पोर्शन होता है वो फ्लेक्स्ड होता है, मेनली आपको एल्बो से याद रखना। डीकोर्टिकेट में एल्बो होता है वो फ्लेक्स्ड होता है, और डिसेरेब्रेट में एल्बो होता है वो एक्सटेंड होता है। ये 2 ही मेन चीज़ें आपको याद रखनी, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। तो डिसेरेब्रेट में क्या होता है, पर्सन एक्सटेंशन करता है
और डी कोर्टिकेट में पर्सन फ्लेक्शन करता है, मेनली एल्बो से आपको याद रखना है। एक और इमेज इसी प्रकार की हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम है ना दिखा रखा है, डी कोर्टिकल पोस्चर में, डी कोर्टिकेट पोस्चर में पर्सन क्या कर रखा है, फ्लेक्स कर रखा है बॉडी को, देखो फ्लेक्स हो रखा है ना, मतलब ओ टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है। ओ टाइप की स्ट्रक्चर से आप याद रखना डी कोर्टिकेट, तो डी कोर्टिकेट में ओ आ रहा है और डी सेरिब्रेट में ई आ रहा है, ये मतलब एक्सटेंशन, तो पर्सन ने एक्सट्रीमिटीज़ को क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है ना, तो डिसएरिब्रेट में ई आ रहा है ना, तो इसलिए एक्सटेंस। इस प्रकार से भी कुछ आप याद रख सकते हैं अगर इजी वे में याद रखना चाहे तो, लेकिन आपको डी कोर्टिकेट पोस्चर और डिसएरिब्रेट पोस्चर दोनों आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ए पेशेंट ओपनिंग ऑफ आइज टू पेनफुल स्टिमुलाई, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड एज वर्बल रेस्पॉन्स एंड abnormal flexion of arms with a making fist, काउंट द GCS स्कोर। ठीक है, पर्सन की जो कंडीशन है वो आपके सामने मेंशन कर रखी है और GCS स्कोर हमें काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे पर्सन जो आई ओपन कर रहा है वो पेनफुल स्टिमुलाई पे कर रहा है ना, पेनफुल स्टिमुलाई पे कर रहा है, तो उसे हम कितना स्कोर देते हैं 2, जैसा कि अपने हम देख लिया जस्ट अभी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड निकाल रहा, मतलब साउंड मुनिंग टाइप का साउंड निकाल रहा जो हमें समझ नहीं पा रहा है, तो वो लास्ट वाली स्टेज पे चला गया ना, नन से पहले वाले स्टेज पे, तो उसको हम स्कोरिंग कितना देते हैं 2। और नेक्स्ट है अब नॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स, अब नॉर्मल फ्लेक्शन करा मतलब डी सेरेब्रेट वाली पोस्चर ना बना के डी कोर्टिकेट वाली पोस्चर बना, और डी कोर्टिकेट वाली पोस्चर को हम कितना स्कोरिंग देते हैं 3। तो यहाँ पे कितना स्कोर बन गया हमारा E2 V2 एंड M3, और उसकी टोटल की बात करें तो कितना बन गया 7। नाउ अब ये 7 नॉर्मल रेंज में है, हायर साइड है, लोअर साइड है, तो ये अब हम देखते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। GCS के स्कोरिंग रेंज की अगर हम बात करें तो 15 to 3 होता है, और जो 15 होता है मैक्सिमम स्कोर वो इंडिकेट करता है कि नॉर्मल कंडीशन है, मतलब पर्सन का कॉन्शियस लेवल प्रेजेंट है और वो फुली अलर्ट है ना। और वही अगर मिनिमम की बात करें 3, तो जो उसका कॉन्शियस लेवल है वो पूरी तरीके से लॉस हो उसका, दैट मीन्स कि हम उसे डेट भी इंडिकेट कर सकते हैं ना, मतलब डेट डिक्लेयर किया जा सकता है कि पर्सन में किसी भी प्रकार का कुछ रिस्पॉन्स प्रेजेंट नहीं है। और इन बिटवीन है ना, लेस देन और इक्वल टू है ना, दोनों साइन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, 8 से स्कोरिंग है तो वो पेशेंट किस में आता है, कोमाटोज वाली कंडीशन में है ना, कि किसी पर्सन का स्कोरिंग 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है, जैसा कि अभी हमारे एग्जांपल में आया था 7 है ना, 7 आया था हमारा, तो वो 7 किस कंडीशन में आएगा, कोमाटोज वाली कंडीशन में, कि पेशेंट किस कंडीशन में भी कोमा वाली कंडीशन में है। तो ये स्कोरिंग रेंज आपको याद रखना, 15 नॉर्मल होता है, 3 वाली कंडीशन में डेथ हो जाता है पर्सन की, और 8 और इक्वल टू 8 और लेस देन 8 हमारा कोमाटेज में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना। नाउ ये मेनली हेड इंजरी वाले या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसी में देखा जाता है। तो किस प्रकार के GCS स्कोरिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हेड इंजरी को अगर अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करें, तो वो यहाँ पे मेंशन कर रखा कि GCS स्कोर अगर 13 to 15 के बीच में आ रहा है ना, मतलब लेस देन 15 है और मोर देन और इक्वल टू 13 है, तो वो माइल्ड हेड इंजरी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियस अलर्ट हुआ लेकिन ज़्यादा अल्टर्ड नहीं हुआ। ठीक है, वहीं अगर GCS स्कोरिंग 9 to 12 है, 9 है और 12 है ना, दोनों के बीच में या इक्वल टू 9 और इक्वल टू 12 है, तो वो मॉडरेट टाइप की हेड इंजरी हो गई, ये चीज़ आपको याद रखना, जिसमें थोड़ा मॉडरेट टाइप का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलर्ट हुआ। ठीक है, और अगर पर्सन का GCS स्कोरिंग 3 to 8 के बीच में आ रहा है ना, 3 आ रहा तो पर्सन डेट हो गया, और 8 इक्वल टू लेस देन 8 आ रहा 4 तक, तो वो पर्सन कोमाटोज की कंडीशन में है, जो कि सीवियर हेड इंजरी में देखने को मिलता है। तो हेड इंजरी के क्राइटेरिया भी आपको तीनों याद रखना है ना, ये भी एग्जाम में समटाइम पूछ ले जाते हैं, और इनकी स्कोरिंग रेंज है वो आपको याद रखना है। माइल्ड हेड इंजरी में पर्सन का GCS स्कोर 13 to 15 होता है, 13 भी इसमें आता है, और 15 मतलब लेस देन 15 में हम बोल सकते हैं, इक्वल टू 15 नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन माइल्ड हेड इंजरी में 15 भी देखने को मिल सकता है ना, इतना कोई ज़्यादा लेवल ऑफ कॉन्शियस अलर्ट नहीं होता। और GCS स्कोरिंग 9 to 12 है तो मॉडरेट हेड इंजरी होती है, और 3 to 8 है तो सीवियर टाइप की हेड इंजरी देखने को मिलती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया GCS से रिलेटेड। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।